कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम नयन जैन वर्किंग एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट इन गुड़गांव। तो आज हम वापस एक और कंपनी के ऊपर डीप डाइव रिसर्च करेंगे, जैसे कि हमने हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में VOEPL पे करा था। आपने नहीं देखी है तो आप देख देख सकते हो जाके, जिसमें हमने उसके बिजनेस मॉडल को समझा था, रेवेन्यू मिक्स क्या है कंपनी का वो समझा था, कंपनी का मूड क्या है, कंपनी कौन से स्टेज पे, पिवटिंग स्टेज पर है, ग्रोथ स्टेज पर है या बॉटम स्टेज पर है। देन इंडस्ट्री ओवरव्यू समझा था हमने उस वीडियो में। और हमने थ्रू आउट द वीडियो में कंपनी के पीयर से कंपैरिजन करा था, जिससे कि हमें कंपनी की विजिबिलिटी और अच्छी दिखे। फिर हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में समझा था। हमने केपेक्स एंड कैपेसिटी के बारे में देखा था कि कंपनी कितना केपेक्स कर रही है, कितनी कैपेसिटी है। हमने उसके फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करा था। देन फ्यूचर रेवेन्यू को हमने डिस्कस करा था कि फ्यूचर रेवेन्यू कितना हो सकता है। एंड एट द एंड हमने उसके चार्ट एंड वैल्यूएशंस को समझा था कि किस पॉइंट पे कंपनी का कैसा क्या पॉइंट चार्ट दिख रहा है या प्राइस दिख रहा है। एंड फाइनली हमने एक बार स्क्रीनर पे गो थ्रू करा था कि कंपनी हमें को बाय करना है, मतलब नॉट बाय करना है, सेल करना है, बट क्या आउटलुक दिखता है। तो सिमिलर वे में हम आज आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड को कवर करेंगे, जिसमें हम ये सब चीजें कवर करेंगे। अब मैंने ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है, वो ट्रेडिंग पर्पज से नहीं बनाया, कोई स्टॉक टिप्स के चक्कर में नहीं बनाया। मैं सिर्फ एक कंपनी एनालिसिस करता हूँ। एज एन इक्विटी रिसर्च मैं पूरा उसका थ्रू आउट बिजनेस समझता हूँ, बिजनेस मॉडल समझता हूँ, और फिर उसके बाद आपको आके बताता हूँ कि कंपनी में कैसा आउटलुक दिख रहा है। उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन बनाएं कि आपको उसमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट्स रेस्ट अप टू यू। मेरा काम है आप तक बिजनेस मॉडल पहुंचाना कि कंपनी का क्या आउटलुक है। ठीक है। सेम सिमिलर वे में आज हम आदित्य इन्फोटेक को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द वीडियो। सो अगर आपको ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरा बिजनेस एनालिसिस करने का स्टाइल पसंद आता है, या आपको लगता है कि आपको भी ये सीखना है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आने वाले कुछ दिनों में और भी वीडियोस आएंगी और भी हम कंपनीज को कवर करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि अब मैं कोई और दूसरी कंपनी कवर करूँ, तो डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली आप उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं उस पर वीडियोस लेकर आऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आदित्य इंफोटेक लिमिटेड, बहुत मोस्टली पीपल इस कंपनी को CP प्लस के नाम से जानते होंगे। CP प्लस सबको पता है कि इंडिया का नंबर वन ब्रांड है CCTV कैमरा में। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस ओवरव्यू। बिजनेस ओवरव्यू कंपनी का क्या है। CP प्लस जो है वो CCTV बनाती है। तो पहले क्या था, थोड़ा आपको बैकएंड में पास में बता देता हूँ मैं। CP प्लस पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में थी, जहाँ पे वो धुआ करके एक कंपनी थी, चाइनीज कंपनी थी, जिसके लिए वो CCTV डिस्ट्रीब्यूट करती थी इंडिया में। बट कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी आने के बाद 2029 में धुआ जो और भी चाइनीज कंपनी, उनको बैन कर दिया गया था, CCTV नहीं बेच सकते थे। उसका पॉलिसी का नाम था STQC, विच इज स्टैंडर्ड टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल, जिसके अंदर हर एक कंपनी जो भी CCTV इंडिया में लगा रही है, उनको इस STQC टेस्ट से जाना पड़ता था। अगर कोई कंपनी पास होगी, उसी के बाद वो कंपनी अपने CCTV इंडिया में बेच सकती है। अब ये पॉलिसी क्यों लाई गई थी, ये पॉलिसी लाई गई थी क्योंकि बहुत सारी चीजें चाइनीज कम मतलब मोस्टली हमारा जो CCTV है वो चाइनीज कंपनी से आता था। तो हमारा डेटा ब्रीचिंग का, इंफॉर्मेशन बाहर जाने का बहुत डर था, क्योंकि CCTV बहुत जगह यूज होते हैं। गवर्नमेंट्स में यूज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में यूज होते हैं, रोड्स पे यूज होते हैं, देन अलग अलग बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे आप डेटा बाहर, मतलब डेटा अगर ब्रीच हो जाता है तो उससे इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया के इंटीग्रिटी पे दिक्कत आ सकती है। इस वजह से वो बिल लाया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, CP प्लस को, क्योंकि CP प्लस उस टाइम हुआ को डिस्ट्रीब्यूट करता था और उसके पास एक अच्छा खासा मार्केट बेस था। तो उन्होंने अपना ब्रांड बिल्ड करा। ब्रांड बिल्ड करने के बाद, ब्रांड ऑलरेडी बिल्ड था, उसको एक्सपांशन गया, उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, फिर उसका उन्होंने खुद का सप्लाई चालू करा। तो ओवरऑल हम इसको आगे फर्दर वीडियो में समझेंगे। सो पहले हम समझते हैं CP प्लस के क्या क्या प्रोडक्ट है। उसके प्रोडक्ट्स में एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट, मतलब टारगेट कस्टमर में एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट आ जाती है, रेसिडेंशियल एंड SMB विच इज स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, एंड ऑल सेगमेंट में आपके DVR, NVR, रैक्स, केबल, मैं इसकी सबकी फोटोज दिखाऊंगा, जिससे आपको भी इमेजिन करो कि आपने भी ये सब प्रोडक्ट ऑलरेडी देखे हुए हैं। ऐसे पढ़कर समझ नहीं आएगा, मैं इसकी फोटोज दिखाता हूँ। तो ये कंपनी के पूरे ब्रांड है। इसमें देख सकते हो स्मार्ट
स्मार्ट एचओएम, आईओटी, क्लाउड कैमरास हो गए, एचडी एनालॉग सॉल्यूशन हो गया, इंटेलिजेंट नेटवर्क कैमरास हो गए, 4G कैमरास हो गए, थर्मल कैमरा, देन एआई पावर्ड कैमरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, मोबाइल ऑनबोर्ड सर्विलेंस। ये सब किस लिए होता है? ये आपके रिकॉर्डिंग पर्पस, जो भी रिकॉर्ड होते हैं उसके अंदर डेटा स्टोर होता है और ट्रांसमिट करने के लिए। देन ये गेट्स पर यूज होता है कंपनीज के। देन इंटीग्रेटेड सेंट्रल कमांड कंट्रोल सॉल्यूशन, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ नया है जो कंपनी लेकर आ रही है। इंटरेक्टिव डिस्प्ले, वाईफाई, 4G राउटर्स, डोर लॉक्स हो गए, डैश कैम हो गए, बॉडी बॉडी वॉर्म कैम्स हो गए। तो ये सब कंपनी बनाती है। तो ऑल इन ऑल सीसीटीवी में इन आउट जितना भी होता है, गवर्नमेंट बॉडीज से लेकर, रोड हाईवे से लेकर तुम्हारे घर तक, मतलब आपके घर तक जो कैमरास लगते हैं सब कंपनीज बनाती है। तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो अभी 20.5% है, बट एज ऑन। देन मैं अगर रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूटर की बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूटर से इनको 240 2472 करोड़ का रेवेन्यू आता है। देन सिस्टम इंटीग्रेशन से 500 करोड़ के रेवेन्यू आता है, ऑनलाइन से 76 करोड़ का, एंड रिटेल में से 59 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू बहुत अच्छा है कंपनी का। अब मैं रेवेन्यू मिक्स की बात करूं कंपनी के, तो रेवेन्यू मिक्स की बात करता हूं तो सीपी प्लस जो ब्रांड है उसमें से पूरा 87% इनका आता है, जो कि कुछ साल पहले, 2 साल पहले तक ये सिर्फ 20 से 30% इसी ब्रांड से करते थे। बाकी बाकी पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन से आता था, जैसे ये लिखा हुआ है ना, द थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूशन 10%, ये पहले बहुत बड़ा पार्ट था। ये वाला जो पार्ट है ये ज्यादा बड़ा पार्ट था। अब उसको कम करके इन लोगों ने खुद का ब्रांड, तो कंपनी अब खुद के पिवट कर रही है, खुद के ब्रांड को बिल्ड करना चाह रही है। और इनका आने वाले नियर टर्म टारगेट है 50% तक मार्केट कैप्चर करना, इंडियन मार्केट सीसीटीवी। तो आप देख सकते हैं कंपनी प्रोग्रेस बहुत अच्छी कर रही है। अब ये जो मैं बात कर रहा था कि नया कंपनी का ऑन विजिल सैस करके एक है, तो ऑन विजिल सैस में कंपनी क्या करने वाली है कि एक डेटा कमांड सेंटर बनाएगी, जहां से कंपनी, अगर आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अपने कैमरास लगाए, अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स या उधर उनके जो भी स्टाफ है उनको अगर ट्रैक नहीं करना, उनको एनालाइज नहीं करना है क्या चल रहा है, तो कंपनी खुद का एक पूरा कमांड सेंटर बनाएगी, वहां से 24/7 सर्विस प्रोवाइड करेगी, वहां से वो पूरी चीजें एनालाइज करेगी और उसके बाद चीजें गवर्नमेंट को बताएगी। और ऑन विजिल मतलब कि बेसिकली सबके ऊपर विजिलेंस रहेगा। तो ये कंपनी का नया मॉडल शुरू कर रही है। अभी 3% रेवेन्यू कुछ जगह इन लोगों ने सेटअप कर दिया, बट अभी उतना ज्यादा नहीं है। तो कंपनी का एक फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्लान है जहाँ पे ये चीज उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। देन जोग्राफिक की बात करें तो नॉर्थ से 38% आता है, वेस्ट से 26, साउथ से 20 एंड ईस्ट से 14%। सबसे बड़ा जो कस्टमर है एसएमबी, विच इज स्मॉल मीडियम बिजनेस, 60%, एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट से 30% एंड कंज्यूमर से 10%। अब एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट गवर्नमेंट में जो इनके पास 30% है, उसका सबसे बड़ा क्या रीजन है, या मैं उसमें बात करूँ सबसे बड़ा पार्ट किसका है? जो आप हाईवेज पे कैमरास देख रहे हो, आप खुद जानते हो कि हाईवेज पे कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा मार्केट है कैमरास लगाने के लिए। अभी तक तो सिर्फ हम जो मेट्रो सिटीज है या जो नेशनल हाईवेज है या जो पॉपुलर हाईवेज है वहां पर ही हमारे कैमरा लगे हैं, लेकिन रूरल में या जो और भी हाईवेज है वहां पे कैमरा लगना बाकी है। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि सब जगह कैमरास लगेंगे, सब जगह रिकॉर्डिंग्स होगी, सब कुछ हम ट्रैक करेंगे। तो सीसीटीवी जो हमारा सीपी प्लस है, उसको जो 15%, मतलब इंडिया में इतनी बड़ी इतना बड़ा टेंडर किसी को नहीं मिलता। 15 to 20% टेंडर गवर्नमेंट का सीपी प्लस के पास जाता है, जो भी हाईवेज का होता है, जहां भी गवर्नमेंट को कैमरा लगाना है वहां पे 15 to 20% पैसा कॉन्ट्रैक्ट सीपी प्लस के पास पास जाता है। ये L1 कॉन्ट्रैक्टर है। L1 L1 का मतलब क्या होता है? बेसिकली L1 का मतलब होता है कि लोएस्ट बिडर है। ये लोएस्ट बिड करते हैं और टेंडर जीत लेते हैं। तो अभी सबसे ज्यादा मोट इनके पास है उस चीज में कि ये गवर्नमेंट के खासे टेंडर उठाते हैं। देन अगर वैल्यू चेन की बात करूं मैं, तो पास्ट एसेट लाइट मॉडल था जहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करते थे चाइनीज हार्डवेयर का। देन प्रेजेंट में असेंबलर्स हैं। अभी भी क्या करते हैं ये लोग असेंबलिंग में, मतलब कि चाइनीज से पार्ट मंगाते हैं, बट वो पार्ट भी अकेला चाइना से नहीं आता, अब बहुत जगह से आने लगा है। अब उसको वो चेक करके अपने खुद असेंबल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी फैसिलिटी में, देन अपना ब्रांडिंग करके बाहर बेचते हैं। क्योंकि इस चीज में जो है कैमराज में जो है, जो हमारे वैल्यू चेन में अगर मैं देखूँ, जो टॉप में आते हैं, जो छोटे छोटे आईपीज हो गए या तुम्हारे सॉफ्टवेयर हो गए, जो कब कैमरा के अंदर लगता है, जो कि चीजें ट्रांसमिट करता है, वो अभी भी इंडिया में नहीं बनता है। बहुत कम कंपनीज के पास वो चिप्स बनती है। तो वो चिप्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं और इधर असेंबल करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम बेचते हैं।
ठीक है। सीपी प्लस मतलब डीप टेक इंटीग्रेटेड है, को डिजाइनिंग इंडिजीनियस, ठीक है। अगर मैं कोर स्ट्रेंथ की बात करूँ तो रेवेन्यू अगर देखोगे फाइनेंशियल 22 से 25 में 23.7% से ग्रो करा है। अगर कोई कंपनी 25-26% के सीएजीआर से ग्रो कर रही है तो वो उसका शेयर प्राइस मतलब अगले 2 साल में, सॉरी 3 साल में डबल होता है उसका। बेसिकली मीन होता है कि अगर कोई कंपनी 25-26% से ग्रो कर रही है तो उसका स्टॉक प्राइस आने वाले 3 साल के अंदर डबल हो जाएगा, 100 का 200 हो जाएगा अगर वो 25-26% से ग्रो कर रही है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और इन वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एंड इन इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। इनकी इतनी बड़ी फैसिलिटी है। देन कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो, उसके ऊपर हमने बात कर ही चुके हैं। एंड टू एंड रिलेशन है, एक्सपीरियंस है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च डेवलपमेंट है। अगर आप देखोगे तो ये सीपी प्लस ने 38.9 मार्केट शेयर ऑफ द वीडियो सर्विलेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। सिर्फ अगर इंडिया इंडस्ट्री की बात करूँ तो 38.9% है, ठीक है। अभी 38.9% क्या है? 38.9% इज बेसिकली जितने ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं उसमें 38.9% है। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज मिलाओगे तो 20.5% हो जाएगा। इस तरीके से इसको डिवाइड, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। 2900 प्लस एसक्यूज हैं, 48 ब्रांचेस हैं, देन 800 पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर है 500 सिटीज में। रैंक्ड अमंग द टॉप वीडियो, इससे एक तो सबसे अच्छा ब्रांड है, रिलायबिलिटी है, देन प्रीमियम है, ऑल ऑफ दैट। सीपी प्लस वर्ल्ड एक्सपीरियंस सेंटर, ठीक है। तो हमने एक इसके कोर स्ट्रेंथ की बात कर ली। अब जो मेन पॉइंट है या जो एक नई चीज ला रहे हैं ये और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी पे, वो है नेक्सिव। नेक्सिव इज बेसिकली तो ये जो है ना, एक अफोर्डेबल, रूरल और वही आपका घरों में यूज करने के लिए या आपकी शॉप्स में यूज करने के लिए रूरल ब्रांड, रूरल मार्केट को कैप्चर करने के लिए एक नया नया प्रोडक्ट लेकर आया नेक्स्ट करके, जो कि अफोर्डेबल रहेगा और मास मार्केट सेगमेंट है, यानी कि ज्यादा लोगों को सर्व करेगा। और ये कब आएगा? एंड ऑफ द फेब्रवरी। सो ये कहीं ना कहीं एक पिवट हो सकता है कि अभी तक इतने अफोर्डेबल कैमराज आए नहीं है। रूरल में भी आप बात करोगे तो अभी बहुत सारा मार्केट कैप्चर करने को बाकी है। हम इसके बाद इंडस्ट्री को कवर करेंगे, उसमें समझेंगे। उसके बाद अगर मैं इंडस्ट्री देखता हूँ तो इंडस्ट्री में आप देखोगे तो यूएसडी 4.8 बिलियन, मतलब 40,000 करोड़ का टोटल मार्केट साइज है इंडस्ट्री का बाय 2025 से। जिसमें से आप देखोगे वायर्ड सॉल्यूशन का 67.95, वायर्ड सॉल्यूशन मतलब कि जो कैमरास होते हैं जो वायर्डली कनेक्टेड होते हैं। एंड देन वायरलेस होता है 20, वायरलेस इज 21.05, जहाँ पे डायरेक्ट आप आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल से कनेक्ट करके कहीं भी आप कहीं कहीं भी बैठ के अपना घर में या अपने शॉप में या कहीं भी जहाँ भी कैमरा लगा है देख सकते हैं कहाँ क्या चल रहा है। और ये जो मार्केट है, ये जो वायरलेस वाला मार्केट है, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब सीपी प्लस को इसमें क्या फायदा है? सीपी प्लस को सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई अगर देखोगे आप 75% ऑफ द पोर्टफोलियो जो सीपी प्लस का है वो आईपी कैमराज में है। मतलब कि ये एआई एंड आईपी अडॉप्शन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस मार्केट को टैप करने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि भाई वायर्ड वाले आप एक टाइम तक ही देख सकते, मतलब एक जगह बैठ के ही देख सकते हो, बट वायरलेस वाले आप कहीं भी इन ऑल इंडिया या ओवरऑल द वर्ल्ड कहीं भी चले जाओ, आप वहां भी बैठ के देख सकते हो कि आपके यहाँ क्या चल रहा है। तो इस पे ज्यादा फोकस है कंपनी का, क्योंकि सबको पता है यही टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम पे। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री में कैसे डिवीजन है, तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से 28.75% आता है, वही बात हो गई मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस एंड ऑल ऑफ दैट। देन रेसिडेंशियल स्मार्ट होम से 20.15% सीएजीआर आता है। बीएफएसआई यानी बैंकिंग से हो गया, आपका फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन से हो गया, उधर से भी इनका कितना आता है? 14.10। इनका नहीं आता, मतलब इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है 14.10%। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स से 8.65% एंड देन गवर्नमेंट से 38.05। तो आप देख सकते हो लार्जेस्ट गवर्नमेंट है। वही हाईवेज की बात हो गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की बात हो गई या गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात हो गई, वहां पे जहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए सबसे बड़ा मार्केट इंडस्ट्री में अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री ओवरव्यू में ही कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, तो आप देख रहे हो 2025 में 4.8 बिलियन है। ये मोडोर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जो कि एक रिलायबल सोर्स है हमारा मतलब इंडस्ट्री का एनालिसिस करने के लिए। विच 2026 में 5.75 बिलियन का यूएसडी एंड देन यूएसडी 14.25 बिलियन का मार्केट हो जाएगा बाय 2031। और ये ग्रोथ कितनी है? 19.18% से। और हमने इससे पहले क्या देखा?
कि कंपनी कितने परसेंट से ग्रो कर रही है। कंपनी ओवर द ईयर 23.75 7% से ग्रो कर रही है। अब जब इंडस्ट्री लेवल से ज्यादा ग्रो करेगा कंपनी, तो डेफिनेटली मार्केट कैप्चर करेगा ही। तो वो सीधा सीधा दिख रहा है, और अभी नॉर्मलाइज है। बट अगर आप हम आगे जाके रेवेन्यू की बात करेंगे, तो आपको दिखेगा कि कंपनी ने कितने परसेंट की ग्रोथ करी है लास्ट ईयर से लेकर अभी तक। ठीक है। अगर मैं मेजर प्लेयर की बात करूं, एक विजन है, धुआ, अगेन वही जो दो, ये भी चाइनीज कंपनी, ये भी चाइनीज कंपनी। हनीवेल है, हनीवेल इज इनटू मोर प्रीमियम सेगमेंट, तो वो उतना मार्केट कैप्चर नहीं करते हैं, बट उनके बहुत ज्यादा मार्केट छोटा है, क्योंकि वो प्रीमियम सेगमेंट को सर्व करते हैं डेफिनेटली, तो सीपी प्लस ब्रांड से छोटे ही हैं। देन गोदरेज सिक्योरिटीज है, ये भी कहीं ना कहीं प्रीमियम सेगमेंट्स में है, और उतना बड़ा सीसीटीवी में उनका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मार्केट शेयर नहीं है जहाँ पे जितना सीपी प्लस का है। देन अगर मैं सप्लाई कंस्ट्रक्शन कंसंट्रेशन की बात करूं, तो अब कंपनी के क्या टेलविंड्स हैं, क्या हेडविंड्स हैं। ठीक है, दो चीज पर हम बात करते हैं। टेलविंड्स क्या है, अगेन एसटीक्यूसी मैंडेट जब से आया तब से कंपनी को खुद का प्रोडक्शन करा उन्होंने, खुद का मैन्युफैक्चरिंग करा, अब खुद के ब्रांड से बेच रहे हैं, तो उसमें मार्जिन भी कंपनी के अच्छे हुए हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन से हट के अब वो और भी चीजों पर फोकस कर सकते हैं, वहां से पैसा बना सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। देन पब्लिक स्पेंडिंग 5,000 प्लस करोड़ एनुअल एक्सपेंडिचर हो गया ऑन द गवर्नमेंट सेफ सिटी प्रोग्राम्स, तो ये भी वही चीज है कि ये टेलविंड है, कंपनी को हेल्पफुल हो रही है, मेक इन इंडिया, मार्जिन एक्सपांशन हो रहा है। अब हेडविंड्स क्या है, 84 टू 85% सप्लाई चेन डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर। अगेन जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि 80 मतलब मोस्ट ऑफ द हमारा जो भी मटेरियल है वो चाइना से ही आता है। कंसंट्रेशन रिस्क है, देन क्योंकि सिंगल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, तो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पे। अगर कुछ दिक्कत हो गई, सपोज इफ इनकेस फायर लग गया, कुछ हो गया, फायर हो गया, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो सिंगल मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसको अभी ये लोग और भी मैन्युफैक्चरिंग खोल रहे हैं, बिकॉज इनका बेस बड़ा हो रहा है, मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये लोग वो भी कर रहे हैं, कैपेक्स एंड कैपेसिटी भी ला रहे हैं। देन अगर अगर मैं कैपेक्स एंड कैपेसिटी की बात करता हूँ, तो अभी करेंटली 1.9 मिलियन पर मंथ के हिसाब से कैमरास बना रहे हैं। 1.9 मिलियन हो गए आपके, लगभग लगभग 19 लाख कैमरा। ठीक है। देन अगर मैं Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में बात करूं, तो ये 2.1 मिलियन पर मंथ के हिसाब से कैमरा बनाएंगे। देन फाइनेंशियल ईयर 28 तक टारगेट है इनका 2.4 से 2.5 मिलियन पर मंथ कैमरा बनाने का, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतना अभी इंडिया में कोई भी मार्केट सेगमेंट, कोई भी प्लेयर इतना बड़ा सीसीटीवी कैमरा प्रोडक्शन नहीं चला रहा है। अगर मैं यूटिलाइजेशन की बात करूं अभी के टाइम पे, कि अगर फैक्ट्री में 10 कैमरा बन रहा है, 100 कैमरा बन रहा है, तो उसमें से 100 कैमरे की कैपेसिटी, अगर मैं 100 कैमरा बना सकता हूँ, तो उसमें से मैं 78.76% ही कैमरा बना रहा हूँ, जो कि एक वेल डिसेंट नंबर है यूटिलाइजेशन रेट का। अगर 85 तक गया, तो कंपनी कैपेक्स करती है, और फिर उसके बाद वही प्रोसेस होता है कि जब अगर कंपनी 90% या 95% तक पहुंच गए अपने यूटिलाइजेशन में, तो उसके आगे वो नहीं कर सकते, क्या उसके आगे वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। कभी कोई कंपनी 100% पे चलती है, बट उसके साथ ही साथ में एक प्रोजेक्ट चलता है जहाँ पे कैपेसिटी एक्सपांशन करना पड़ता है। तो अभी भी कंपनी कैपेसिटी एक्सपांशन कर ही रही है, क्योंकि 70% 77% के आसपास उनका यूटिलाइजेशन रेट चल रहा है। देन अगर मैं बात करूं, अगेन 2.1 मिलियन की हमने बात ही कर ली। इनक्लोजर हाउसिंग प्लांट, अब ये एक नया सेगमेंट और नया पिवट पॉइंट हो सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि जो इनक्लोजर एंड हाउसिंग प्लांट है ना, बेसिकली इसका मतलब क्या है। इनक्लोजर्स होते हैं, जो कैमरा बॉडी होती है, कैमरा के अंदर आपके 3 लेयर होती है। एक तो आईपी होता है, विच इज सेमीकंडक्टर चिप हो गया, जैसा मतलब जो कि मेन पार्ट होता है। देन लेंसेज होते हैं, और ऊपर उसके ऊपर होता है बॉडी। अब जो बॉडी होती है ना प्लास्टिक की, मेटल एंड प्लास्टिक की, वो इंक्लोजर्स बोलते हैं। तो अभी भी अगर आप देखोगे, तो कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, बट ऑर्गेनाइज में डिक्सन है, और एक दो और प्लेयर है जो कि ये बनाते हैं, बट बहुत कम लेवल पे। तो मोस्टली जो हमारा, अगेन ये भी इम्पोर्ट होता है, चाइना से होता है और अलग अलग कंट्रीज से होता है। बट कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी 30 मिलियन इंक्लोजर पर ईयर बनाएगी। समझ रहे हो, 30 मिलियन इंक्लोजर पर ईयर बनाएगी आने वाले टाइम में। तो ये कहीं ना कहीं अब क्या होगा, कंपनी जब सब कुछ वर्टिकली इंटीग्रेट कर रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, वर्टिकली नहीं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, तो कहीं ना कहीं मार्जिन्स पे असर है, मार्जिन्स पे अच्छा खासा हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, खुद से बनाएगी, तो कहीं ना कहीं उनको उसका फायदा भी मिलेगा, उनको हायर प्राइस नहीं देना पड़ेगा, शॉर्टेज नहीं होगी कभी। तो मार्जिन डेफिनेटली इंप्रूव होने वाले। सीसीटीवी लेंस असेंबली लाइन, अगेन
3 lakhs पर मंथ से स्केलिंग 10 lakhs पर मंथ बाय द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल 26। तो आप देख सकते हो, देख लॉन्ग टर्म इसका भी टारगेट है, जो हमने डिस्कस कर लिया 2.4 से 2.5 के आसपास। सेकंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो मैं बात कर रहा था, उनका अभी डिसीजन बाय फाइनेंशियल 26-27 में प्लांट लाने का, बट अभी लोकेशन डिसाइड नहीं हुई था, हमें वो भी देखना है। तो ये हमारे की मॉनिटरेबल में चले आएगा। अगर कंपनी प्लांट लेकर आती है तो कब लेकर आती है, कितना कैपेसिटी से लेकर आती है और कहाँ लेकर आती है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। तो हमने अब हम देख ही सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा पिवट कर रही है चीजों में, मैन्युफैक्चरिंग की साइड ज्यादा जा रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, मार्जिन इंप्रूव होने वाले हैं, कंपनी कैपेक्स लेकर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बिजनेस तो बहुत ही ज्यादा मतलब ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है आने वाले टाइम में। अगर 20% है, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स कोई भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक मोनोपोली भी हो सकती है कंपनी की। कंपनी टारगेट कर रही है 50%, 50% मार्केट कैप्चर करने का। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। अगर मैं बात करूं रेशियोज की, तो ग्रॉस मार्जिन अगर मैं बात करूं तो कंपनी का इंप्रूव हुआ है 13.37 से 14.67% पे। तो कहीं ना कहीं कंपनी का कॉस्ट कम होगा डेफिनेटली, तभी इतना ग्रोथ मार्जिन मिल रहा है। अगर मैं इधर से बात करूं टू मार्च 24 से 25 में एबिडा ग्रोथ की, तो एबिडा ग्रोथ 20% से 140% का हुआ है। तो एबिडा ग्रोथ इज बेसिकली इतना ज्यादा क्यों आया है, क्योंकि कंपनी का एक अदर इनकम। अब मैं एक और पॉइंट भूल गया, इधर एक डिस्कस करना चाहता हूँ। कंपनी पहले एआईएल के साथ, कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ जेवी में थी, जहाँ पे जो कंप्रेसर थे और जो थोड़े बहुत मैन्युफैक्चरिंग थे वो डिक्सन के साथ मिलके काम करते थे। अब इन लोगों ने क्या करा है कि एक साल पहले 2025 में, या शायद 2024 से 25 के बीच में, कंपनी ने डिक्सन का जो भी इनके साथ जेवी था उसको फुल्ली एक्वायर करा। और जब उसके एसेट्स को रीवैल्यू करा, तब वो एक अदर इनकम 248 करोड़ का समथिंग कुछ एक्सेप्शनल आइटम में आया था। तो ये वन टाइम गेन था, तो जिस वजह से कंपनी के मार्जिन्स इतने अच्छे इंप्रूव हुए हैं। एबिटा ग्रोथ देखोगे, अगर एबिटा एबिट ग्रोथ देखोगे, नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा मैसिव नंबर है। बट वो वन टाइम कॉस्ट है, इसके बाद शायद वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा, वापस वही 20-17-6% पे आ जाएगा, या उससे ज्यादा थोड़ा बहुत। अगर मैं बात करूं EBITDA मार्जिन की, तो वो 7.59 से 16.29% हो गए, एबिट मार्जिन 15.29% हो गए, देन 5.9 से 13.95% हो गया एबिट मार्जिन। तो कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो कर रही है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की देखूंगा, 4.14 से 11.29%, तो जो कि डेफिनेटली अच्छा सिग्नल है। अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ, तो कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट 3 साल से ग्रो कर रहे हैं। कंपनी मतलब जो भी कैपिटल लगा रही है उस पर अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रही है। मैं रिटेन्ड अर्निंग की बात करूँ, तो रिटेन्ड अर्निंग में कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ, तो कंपनी 27 से 34% के आसपास पहुंच गया है। रिटर्न ऑन एसेट्स देखोगे, तो आप रिटर्न ऑन एसेट्स 7% से 11.07% हो गया, विच इज गुड। कि रिटर्न ऑन एसेट्स इंप्रूव हो रहे हैं, जितना भी एसेट्स है कंपनी उसको अच्छे से यूज कर रही है। अगर मैं इधर बात करूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो 6.33% से 11.38% 38x हो गया। मतलब कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है कि कंपनी के पास अगर 100 रुपए का इंटरेस्ट है, तो कंपनी उसको 11 बार पे कर सकती है। इतना वो एबिट कमा रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करूं, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज अगर देखो, अगर मैं सॉरी एसेट टर्नओवर की बात करूं, तो एसेट टर्नओवर देखोगे तो 1.69 से 0.98x हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कुछ कैपेक्स करा होगा, तो एसेट के डेफिनेटली एसेट बड़ा होगा, एसेट बड़ा होगा तो आपका टर्नओवर थोड़ा कम हो जाता है जब एसेट्स का बढ़ता है। तो सेम अगर मैं बात करूं इधर, अगर मैं इससे कनेक्ट करूं कि रिटर्न ऑन एसेट्स अगर मेरे इंक्रीज हुए हैं और एसेट टर्नओवर रेशियो कम हुआ है, तो मार्जिन डेफिनेटली इंप्रूव हुए होंगे, तभी हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़ा है। ठीक है। एसेट टर्नओवर कम हुआ है लेकिन मार्जिन बढ़े, इसलिए हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़ा है। तो मार्जिन कहीं ना कहीं अच्छे हुए हैं कंपनी के। ये कुछ टाइम की बात है, नहीं तो अगर आप एवरेज देखोगे 1.6, 1.63, 1.36, 1.34, 1.69, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने अच्छा खासा पहले रिटर्न ऑन एसेट देती थी। बट अभी भी 0.98 है, विच इज गुड, नॉट नॉट बैड। अगर मैं बात करूं, अब कंपनी ने जो ग्रोथ गाइडेंस दी है, वो क्या गाइडेंस दी है, कि अभी जो एक्चुअल 2025 में वो कर रहे हैं 3,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। कंपनी बाय 27 के एंड तक कितने का करेगा, 5,350 करोड़ का रेवेन्यू करेगा, 5500 करोड़ के आसपास। ठीक है। इसके बीच में एबिटा मार्जिन अभी 8.34 का है, हम बात कर रहे थे 8.34 का एबिटा मार्जिन है, जो आने वाले टाइम पे 12 to 13% का हो जाएगा। देन एडजस्टेड पैट की बात करूँ, 4.4% से 7.85%। तो अगर आप आउटलुक देखोगे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आउटलुक लग रहा है।
कंपनी कहीं ना कहीं इतना अच्छा एक तो एडजस्ट कर बिड्डा मार्जिन ग्रो कर रहा है, पैट मार्जिन्स ग्रो कर रहा है, एंड रेवेन्यू डेफिनेटली ग्रो हो ही रहा है। तो अगर मैं रेवेन्यू के देखूँ तो रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 26 में भी कंपनी ने दिया वो 25 to 30%। अगेन वही कि अगर 26% का CAGR कंपनी दे रही है, तो आने वाले 2 साल में तो कंपनी का स्टॉक प्राइस डबल है, अगर पी रेशो सेम रहता है तो। एस्टिमेटेड एबिटा ग्रोथ देखोगे तो 50% से ग्रोथ हो रहा है, पैट 75% से ग्रोथ हो रहा है। अब इसी बेसिस पे मैंने अपना पूरा कैलकुलेशन करा है, जो मेरे को लगता था कि कहाँ कितना रेवेन्यू आ सकता है, कितना रेवेन्यू पोटेंशियल है कंपनी का, क्या एबिटा मार्जिन है, और कंजर्वेटिव उसमें कंपनी हमेशा अपना जो भी रखती है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट गाइडेंस जो भी होता है, बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते हैं, एक पॉजिटिव साइड रहता है, बुलिश साइड रहता है। बट हम जब भी एनालाइज करते हैं, हम कंजर्वेटिव वे लेके चलते हैं कि कंपनी में अगर इतना भी होता है तो कितना क्या हमें आगे मिल सकता है देखने। तो अगर रेवेन्यू की बात करूं तो अगेन वही 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है। मैंने उसको जो फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी बोल रही 5500 करोड़ के आसपास करेगा, मैंने उसको 5,000 करोड़ के आसपास ही रहा है। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रही है, एबिटा मार्जिन की बात कर रही है, वो कंपनी बोल रहे हैं कि 12 to 13% का रखूं, मैंने 12% ही रखा है। देन अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो मैंने 7.70% का ही नेट प्रॉफिट रखा है, जहाँ पे कंपनी बोल रही है 8.5% तक आ सकता है। अगर मैं उसमें कैलकुलेशन करके ईपीएस निकालूं तो मेरा ईपीएस 32.13% का हो जाएगा। अगर कंपनी का करंट पी 18.13 का है, तो उसके बेसिस पर अगर मैं शेयर प्राइस देखूं तो 2638 रुपीज के आसपास होगा, जो कि अभी 1800 और 1900 के आसपास चल रहा होगा। तो अपसाइड करंट पी, अगर करंट पी इतना रहता है तो अपसाइड पोटेंशियल कितना है, 45% का इस लेवल से है। ठीक है। अगर फॉरवर्ड पी की बात करूँ तो 56.61 होगा, देन 41.453। तो अब कहीं ना कहीं वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है कंपनी के। तो इसमें हमें देखना होगा कि अगर वैल्यूएशंस और पी रेशोज और पी प्राइस टू सेल्स रेशो कम होता है, तो हम इसमें कुछ अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। बट अभी हम इसको ट्रैक में रखेंगे, हम इसमें समझेंगे और कितना पी आ सकता है, और इस पे जो भी अपडेट्स होंगे मैं अपडेट देता जाऊंगा वीडियो के थ्रू, या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो जो भी आपको अपडेट मिलता है। तो एक हमें कम्युनिटी बिल्ड करना है इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, जहां हम सीरियस इन्वेस्टर्स को इकट्ठा करके एक कंपनी के ऊपर डीप डाइव करें और आगे फ्यूचर आउटलुक निकालें, और हम देखें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है। ओवरऑल ये था। अगर मैं पीयर कंपैरिजन की बात करूं तो आदित्य इंफोटेक लिमिटेड में 21,000 करोड़ का जो हमने डिस्कस करा, प्रिजर्व प्रिजर्व करके कंपनी छोटी कंपनी है, लिस्टेड है, बट 420 करोड़ का है। मार्केट कैप भी उनका, मतलब मार्केट शेयर भी ज्यादा कुछ नहीं है। अगर पी की बात करोगे तो डेफिनेटली कम मिल जाएगा, क्योंकि अगर इसका ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छा है, तो 85 के आसपास का पी होगा। प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे 13.4 के आसपास है। जेकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो हम उसको हटा देते हैं। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी, मैंने बोला ना आपको कि सीसीटीवी एंड अदर कंट्रीब्यूट ओनली 5% ऑफ द बिजनेस। ठीक है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का 5% बिजनेस सीसीटीवी से आता है, तो कोई बहुत बड़ा गेम प्लेयर नहीं है इसमें। एक विजन चाइना का कंपनी है, स्पर्श सीसीटीवी का 3 to 5% है। देन क्यूबो करके एक है 2.4%। परमा विजन इंडिया नाउ रिस्ट्रिक्टेड आफ्टर STQC। ठीक है। उससे पहले क्या था, 8 से 10% था। वही कुछ कंपनीज को गवर्नमेंट ने बाहर कर दिए अपना मेक इन इंडिया के थ्रू और STQC के थ्रू। अब जो बचा है वो CP+ है। अब डिसेंट टेक्नोलॉजी, मैंने जो बात करी थी जॉइंट वेंचर की, वो जॉइंट वेंचर भी कंपनी ने अब बाय कर लिया था, फुल्ली सब्सिडरी बना ली थी। तो उसके लिए कंपनी ने शेयर के थ्रू ट्रांजेक्शन करा था। शेयर के थ्रू डिक्सन टेक्नोलॉजी को दिया था, जिसमें उन्होंने 6% अपना कंपनी का स्टेक्स डिक्सन को दिया था। ठीक है। अब डिक्सन ने क्या करा, डिक्सन ने वो स्टेक अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को सेल कर दिया। तो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड था जो सबसे बड़ा इसमें आया था, वाइटोक कैपिटल था, 360 था, अशोका वाइटोक था, एक्सेस था, देख सकते हो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, केदारा कैपिटल मार्केट फंड, ये AIF है। AIF अगर आप नहीं जानते तो बता देना, मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। AIF, PMS, कैटेगरी 1, 2, 3 क्या होते हैं, ये सब अलग अलग टर्म्स होते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स व्हीकल्स होते हैं इन फाइनेंस के अंदर। अगर आप सीरियस है तो डेफिनेटली आपको मैं एक वीडियो के थ्रू समझा सकता हूँ। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी स्टेबल। तो ऑल ऑफ दीज हैव टेकन द स्टेक इनटू द कंपनी। प्रमोटर के पास 76.91% का है, FII के पास 4.37 का है, DIS के पास 20.9 का है, पब्लिक के पास 8.53 का है। अब की मॉनिटरेबल की बात करें तो की मॉनिटरेबल में आ जाएगा आपके पास हाउसिंग, वही जो बात हुई थी, इनक्लोजर प्लांट कब तक आएगा, क्या मार्जिन्स लेकर आता है, या
जो भी है फ्यूचर आउटलुक, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्जिन्स अच्छे खास हो जाएंगे जब खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे उसका। मार्केट शेयर ट्रेजेक्टरी बाद में ना, ट्रैकिंग पाथ टू 50%। देन चाइना डिपेंडेंसी 84% है, तो और कितना बैकवर्ड जा सकते हैं, कहाँ और से अपना डाइवर्ट कर सकते हैं चीजें, वर्किंग कैपिटल हमें देखनी पड़ेगी एंड गवर्नेंस ऑडिट वगैरह। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपनी के एक बार स्क्रीनर पे जाके और स्टॉक प्राइस को देख कर कि स्टॉक प्राइस में क्या है। ठीक है, तो अगर स्टॉक प्राइस देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इतना बड़ा। जब मार्केट फॉल हो रहे थे, सारे मार्केट फॉल हो रहे थे, जब हमारा ईरान इराक वॉर चल रहा था जो कि 27 फेब 28 फेब को चालू होता है अप्रैल में, तब भी मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि कंपनी का बिजनेस इतना अच्छा है, बिजनेस मोड इतना अच्छा है, इतना मोनोपोली है मार्केट में, कि उस टाइम भी लोगों को फर्क नहीं पड़ा इस बिजनेस में, कि इस बिजनेस का ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर मैं एक बार स्केल निकाल लूँ, स्केल की तरह मेरा, तो अगर मैं देखूं 13 अप्रैल से लेके अभी तक कंपनी ने 23% का तो रिटर्न दे चुका है। ये तो सिर्फ सीधी सी पॉजिटिव रैली थी। अगर मैं उसके बाद भी देखूँ तो कंपनी ने ऑल टाइम हाई 29-30% का रिटर्न दे दिया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का ब्रांड अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, मोनोपोली है अकेली मार्केट में अभी तो कहीं ना कहीं उसी वजह से कंपनी का पी रेशो भी अच्छा है। तो अगर मेरे को ये कहीं इसे 17,055 के पास आता है तो कहीं तो अच्छा प्राइस पॉइंट होगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। बट अभी के लिए मैं ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप इन्वेस्ट करें या कुछ करें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो थी, इधर आप बिजनेस एनालिसिस समझोगे, इसी तरीके के कंपनी के बारे में बिजनेस मॉडल समझोगे, किस तरीके से कंपनी ऑपरेट करती है। बट ये पॉइंट जो है ये अच्छा पॉइंट है, हम इसके लिए वेट कर सकते हैं 17.36 के आस 1736 से 1750 के आसपास जब भी आता है, तो एक हम देख सकते हैं। बट वही है कि हमें वेट करना होगा। इस पी पे कंपनी को बाय करना एक फुलिशनेस होगी, बिकॉज कंपनी का जो पी है 84%, 84 का वो डेफिनेटली प्राइस इन हो चुका है पूरी स्टोरी को। और अब हम अगर इस पॉइंट पे बाय करेंगे तो नहीं पता कि हमें कब तक उसको होल्ड करना पड़ेगा, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत बेकार हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हम होल्ड करेंगे, कंपनी को ट्रैक करेंगे, जब भी हमें पी कम मिलता है तो उसके बाद हम डिसीजन बना सकते हैं। एक बार ओवरव्यू देखोगे तो चलो 106 का पी हो गया। जब मैंने वो कंपनी के बारे में लिखा था वो 1800 के प्राइस पे चल रही थी मेरे। अब प्राइस देख रहा हूँ तो 2200 के प्राइस पे कंपनी स्टॉक पी 106 का हो गया है। आर ओ सी आर ओ स्टेबल है, देन वही अगेन एसेट टर्नओवर 1.29 के आसपास का है। मैक्स की बात करूं तो अगर पी देखूं तो पी भाई 26 का, आपको 66.66 का पी मिल रहा था, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि इससे पहले कम पी इस कंपनी को मिला नहीं है, और इतने हाई पी पे बाय करना वेरी फुलिशनेस। नहीं, इतना आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनेगा, तो कोई मतलब नहीं है अभी इस पॉइंट पे। अगर ईबी बाय एबिटा देखोगे वो भी बहुत हाई है, या सेल्स टू मार्जिन देखोगे तो ठीक है, सेल्स टू मार्जिन तो मार्केट कैप बाय सेल्स देखोगे ऑल टाइम हाई पर है 7.1 रुपीज का। मतलब कि अगर कंपनी सेल 1 रुपए की कर रही है तो उसको मार्केट कैप 7 रुपए का दे रहा है। यानी कि कंपनी को रेवेन्यू ही 7x करना पड़ेगा अपने मार्केट कैप को जस्टिफाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस में बहुत ऊपर है, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी ग्रोथ स्टोरी अच्छी है। फाइनेंशियल्स की हम बात कर ही चुके हैं। ये जो मैं बता रहा था अदर इनकम में 248 का एक्सेप्शनल आइटम है, वन टाइम गेन है जो जेवी से हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो जाएगा आने वाले टाइम में, तो वही मार्जिन्स वापस, मार्जिन्स नहीं, ग्रोथ अपने वापस लेवल पे आ जाएगा। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो पास्ट 5 में 20% का रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 55% का ग्रोथ रहा है। अगर टीटीएम देखोगे यार लास्ट 3 साल में 24% से ग्रो कर रही, तो विच इज डिसेंट, बढ़िया कंपनी। अगर कोई कंपनी सीएजीआर 24% से ग्रो कर रही है। देन अगर बोरिंग्स भी देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी की बोरिंग्स भी कम हो रही है। फिक्स्ड एसेट्स कंपनी ने ऑलरेडी इंक्रीज करके रखे हुए हैं। देन अगर मैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग देखूँ तो कंपनी पॉजिटिव पॉजिटिव अभी 2025 में पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेकर आया है। तो विच इज़ गुड। मेरे को फाइनेंशियल्स में इतनी कुछ खास दिक्कत दिख नहीं रही। डेटा चीज देखोगे तो ठीक है, कंपनी अगर मार्केट शेयर गेन करना चाह रही है तो डेटा डेज तो इंक्रीज होंगे ही होंगे, क्योंकि उसको नए डिस्ट्रीब्यूटर ऑनबोर्ड करने पड़ेंगे, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा देना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म क्रेडिट साइकिल देनी पड़ेगी, जिस वजह से वो मार्केट में जाके फ्रीली बिजनेस कर सके। तो डेटा डेज में भी डेफिनेटली अगर मार्केट शेयर गेन कर रहा है तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इन्वेंट्री डेज भी बढ़ेगा, क्योंकि कैपेक्स कर रहे हैं, कैपेसिटी लेकर आ रहे हैं, तो और ज्यादा जो अपना प्लांट है उसमें कैमरास बनाना चालू करा है। डेज पेबल्स भी हाई है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कैश कन्वर्जन साइकिल देखोगे तो 82 से लेकर 51 तक आ गया है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आरओसी भी डिक्लाइन हुआ है। आरओसी के अलग अलग जगह, मेरा आरओसी निकालने का तरीका अलग है, सुरेंद्र का आरओसी निकालने का तरीका है, तो बट डिसेंट आरओसी भी डिसेंट, अगर 28 से 19% आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपेक्स तो कर रही है कंपनी, तो आरओसी तो डिक्लाइन हो गई। अगर एसेट बड़ा होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बड़ी होगी, तो रिटर्न तो कम होंगे ही होंगे। देन अगर मैं देखूँ तो 74% स्टेक प्रमोटर ने लास्ट कुछ ईयर्स में, लास्ट कुछ सालों, लास्ट कुछ क्वार्टर्स में स्टेक लूज करा है। देन उसको गेन किसने करा है या लिया किसने? एफ आई आईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है, डी आई एस ने अपना स्टेक बढ़ाया है। और अगर एक बात देखोगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो बड़े शेयर होल्डर आ रहा है, रिटेलर कोई नहीं आ रहा। अगर रिटेलर आता तो ये 38,000 को 40,000 45,000 होते, बट इधर 36,000 हो रहा है, तो कोई बड़ा आदमी आगे पैसा ले रहा है। अगर मैं डीआईएस में बात करूँ तो इन्वेस्को बिजनेस साइकिल फंड, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, ये हम पे डिस्कशन हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंपनी। अगर आपको मेरा वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो, अगर आप ऐसी और चाहते हैं कि मैं और दूसरी कंपनी में वीडियो एनालिसिस करूँ, तो प्लीज ड्रॉप द कंपनी नेम इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी।